और इस बीच बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां पर आज होली मनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे इस होली समारोह में। भगवान नरसिंह की रंगभरी शोभा यात्रा का आज शुभारंभ योगी आदित्यनाथ खुद करते हुए नजर आने वाले हैं। तो होली का पर्व उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, वहीं गोरखपुर में खासा कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। इस बीच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद में मौजूद रहने वाले हैं आज, और गोरखपुर में होली के समारोह में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ, जिसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। उनका गृह जनपद है। इस बीच आज खुद शोभा यात्रा का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। रंग भरी शोभा यात्रा ये होने वाली है, जिसके लिए गोरखपुर में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। गुलाल के साथ में और फूलों के साथ में होली खेलते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। गोरखपुर उनका गृह जनपद है, और ऐसे में आज एक खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में होली आज मनाई जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में तमाम समर्थक उनके होली मनाते हुए नजर आएंगे। भगवान नरसिंह की रंग भरी शोभा यात्रा का भी आज शुभारंभ है, तो इस अवसर पर यात्रा का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आने वाले हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से, तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने आती हैं, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर। सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस के बैनर तले घंटाघर से निकलने वाली भगवान नरसिंह की भव्य रंगभरी शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के साथ में पूरे गोरखपुर के लोग भी मौजूद रहने वाले हैं और रंगों के साथ में होली खेलते हुए नजर आएंगे। ये शोभा यात्रा पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाली है, तो कई मायनों में ये शोभा यात्रा खास होने वाली है। अगली खबर, किरोड़ी लाल को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। दौसा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। आज घोषित हो सकता है प्रत्याशियों का नाम। जसकौर किरोड़ी रिश्तेदार को दिलाना चाहते हैं टिकट, दोनों रिश्तेदारों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। ऐसे में बीजेपी क्या वाकई में उनको टिकट देती है और क्या कुछ होता है, ये देखना महत्वपूर्ण। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी किरोड़ी लाल को चुनाव लड़ा सकती है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जसकौर किरोड़ी रिश्तेदारों को दिलाना चाहते हैं टिकट, दोनों रिश्तेदारों को टिकट यहां पर दिलाना चाहते हो। तो दौसा लोकसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, इसके ऊपर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। मौजूदा सांसद की बेटी की कर रहे हैं पैरवी, और मंत्री किरोड़ी लाल भाई के लिए टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा आला कमान के सामने संकट खड़ा हो गया है। अब बताया जा रहा है मौजूदा सांसद जसकौर मीणा और भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच में खींचतान को इसका एक बड़ा कारण यहां पर माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी क्या कुछ निर्णय लेती है, ये देखना महत्वपूर्ण। आज नागौर के दौरे पर रहने वाले हैं भजनलाल शर्मा। लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। ऐसे में प्रत्याशी के नामांकन के लिए वो नागौर के दौरे पर रहने वाले हैं। डॉक्टर ज्योति मिर्धा के नामांकन में शामिल होंगे। सीकर में भी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। सुमेधानंद सरस्वती करेंगे नामांकन पत्र दाखिल, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बीच नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान इन सभी प्रत्याशी के साथ में मौजूद रहने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नागौर का दौरा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा सीट से प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहने वाले हैं नागौर में। नागौर के दौरे पर वो रहेंगे। डॉक्टर ज्योति मिर्धा के नामांकन में भजनलाल शर्मा आज शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। सीकर में भी प्रत्याशी के नामांकन में वो शामिल होंगे, तो नागौर और सीकर में वो मौजूद रहेंगे। सुमेधानंद सरस्वती करेंगे नामांकन पत्र दाखिल, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मौजूदगी में इस नामांकन पत्र को दाखिल किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के दौरे से जुड़ी हुई।
खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सीट शेयरिंग पर उद्धव ठाकरे के साथ में शरद पवार ने मुलाकात की है और इस बीच शिवसेना यूबीटी की लिस्ट आज जारी की जा सकती है। पार्टी के नेता संजय राउत ने जानकारी दी है कि दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। विपक्षी दल की लिस्ट में 16 नामों का ऐलान किया जा सकता है, संजय राउत के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि कल मातोश्री में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग के बाद अब राउत के द्वारा कहा जा रहा है कि 16 नामों की लिस्ट के साथ में सामने आ सकती है शिवसेना यूबीटी। अब लिस्ट में कौन कौन से नाम होते हैं देखना महत्वपूर्ण। फिलहाल दोनों की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण रही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में कल ही ये मीटिंग हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। मातोश्री में ये मीटिंग होती है। उद्धव के गुट शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि शिवसेना यूबीटी की पहली सूची आज जारी की जा सकती है, जिसमें 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल हो सकते हैं। मातोश्री में बैठक हुई। लोकसभा चुनाव की लिस्ट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी में सहमति नहीं बन पा रही है और इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने कल उद्धव ठाकरे के साथ में मुलाकात की है मातोश्री पर। पवार के साथ इस मुलाकात में जयंत पाटिल भी मौजूद रहे हैं, जो कि जानकारी मिल रही है, जो कि एनसीपी के महाराष्ट्र यूनिट के प्रमुख हैं। ठाकरे के निजी आवास मातोश्री में ये बैठक होती है, शिवसेना यूबीटी की ये बैठक। सांसद संजय राउत भी इस बीच मौजूद रहे और उसके बाद संजय राउत का स्टेटमेंट सामने आया है कि सीट शेयरिंग के ऊपर सहमति बन गई है और 16 नाम लिस्ट में होंगे। विपक्षी दल की लिस्ट में 16 नाम होंगे। संजय राउत के द्वारा यह कहा गया है कि कल वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मातोश्री में ये बैठक होती है। आज लिस्ट जारी की जा सकती है। 15 से 16 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। एमवीए के दूसरे घटक शरद पवार ने अभी तक लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कांग्रेस, जो कि विपक्षी दल के राज्य स्तरीय समूह का भी हिस्सा है, कुछ उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इस बीच आज क्या कुछ लिस्ट में होता है, किन प्रत्याशियों को मौका दिया जाता है, कितने नए चेहरे होते हैं, कितने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाता है और कितने पुराने चेहरों के ऊपर फिर से दांव खेला जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण। आज जारी हो सकती है शिवसेना यूबीटी की लिस्ट। कल हुई मुलाकात के बाद में फिलहाल आज लिस्ट जारी हो जाएगी। जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे लगातार प्रत्याशियों की लिस्ट भी पार्टियों के द्वारा जारी की जा रही है। जहां कांग्रेस के द्वारा भी लिस्ट जारी की गई, वहीं यूबीटी शिवसेना के द्वारा लिस्ट जारी हो सकती है। अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट, किन नामों को शामिल किया जा सकता है? 15 से 16 नाम बताया जा रहा है लिस्ट में शामिल होंगे आज। बिल्कुल 15-16 नाम खुद संजय राउत ने कहा हुआ है कि 15-16 लोगों की लिस्ट जारी हो सकती है। जबकि आज 26 तारीख है, आपको पता है कि पहले फेज का नामांकन भरने का आखिरी तारीख 27 तारीख है। तो कहीं न कहीं यह कि लिस्ट जारी करना पड़ेगा तमाम जगहों पर और वह इसीलिए लिस्ट जारी करने की बात हुई और यही वजह है कि कल एक देर शाम जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे सभी लोग शामिल हुए थे और उसमें तमाम चीजों पर बात भी हुई थी। तो अब तो उम्मीद लगाई जा रही है कुछ देर बाद लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट में जो उनके नाम है, नाम पे चयन हो जाएगा और उसके ऊपर आगे फैसला जो होना है वो फैसला हो जाएगा। तो ये ठीक है अभिषेक, कब तक लिस्ट आएगी, क्या वो समय रहने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? और सियासी समीकरणों की अगर महाराष्ट्र की बात करें तो क्या कुछ वो नजर आ रहा है? और देखिए, साफ है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों जो घटक दल हैं वो अपने अपने हिसाब से लगातार मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं और अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। उधर एनडीए की तरफ से कहा गया है कि हम 1-2 दिनों के अंदर पूरा अंतिम फैसला ले लेंगे। आज सबसे अहम मीटिंग अजित पवार की हो रही है। पुणे में मीटिंग होगी। पहले मीटिंग मुंबई में होने वाली थी, लेकिन मीटिंग पुणे में होगी। पुणे की मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए कि अजित पवार के तमाम जो मंत्री हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो मुलाकात करेंगे आपस में और बैठकर एनसीपी की तमाम जो सीटों के ऊपर जो उम्मीदवार हैं, जिनको उनको अंदर खाने से जानकारी ये मिली है कि सबकी आपस में सहमति बन चुकी है, लेकिन वो पब्लिक अनाउंसमेंट अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपस में उन्हें पता है कि फूट हो सकती है, इसलिए वह सीट डिक्लेयर अभी तक आपस में नहीं कर रहे हैं। तो वह आपस में चाहते हैं कि किसको सीट मिलेगी। एक वहाँ मीटिंग चली तो कहीं न कहीं एक महाराष्ट्र में लगातार मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है और वही महाविकास आघाड़ी की भी मीटिंग अपने अपने हिसाब से तमाम जगहों अलग अलग पार्टियां कर रही हैं। जरूर अच्छा, कल मातोश्री में मीटिंग होती है, आप कह रहे हैं अगली मीटिंग पुणे में होने जा रही है, तो ये मीटिंग किस वक्त होगी पुणे में जो मीटिंग होने वाली है? देखिए, जो मातोश्री मीटिंग हुई थी वो महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई थी, लेकिन जो पुणे में मीटिंग हो रही है वह जो अजित पवार जो सरकार में शामिल है, एनडीए में शामिल है, उसमें उसकी मीटिंग हो रही है। अजित पवार की मीटिंग अलग हो रही है। मीटिंग यानी अपने पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं और जो उनके नेता हैं उनकी मीटिंग हो रही है और मीटिंग में अपने उम्मीदवारों के ऊपर फैसला करना है कि किसको टिकट देना है, किसको चयन करना है, उस बारे में लेकर मीटिंग हो रही है। पहले मीटिंग मुंबई में थी, लेकिन अब उसको पुणे में कर रहे हैं। अच्छा अभिषेक, इस बीच कल जो मीटिंग हुई मातोश्री में जो मुलाकात होती है, इसमें शरद पवार मौजूद रहे, उद्धव ठाकरे खुद मौजूद रहते हैं और साथ साथ में संजय राउत की मौजूदगी भी रहती है। इसके सिवाय
जाए कौन कौन से नेता मीटिंग में मौजूद रहे और जो प्रत्याशियों के नाम है उनके ऊपर मंथन के सिवाय क्या कुछ वो मुद्दे रहे जो कि मीटिंग में मातोश्री में डिस्कस किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो साफ है कि जो सबसे खास बात यह है कि इस बार इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इतना समय इसलिए लग रहा है, चिंतन मंथन इसलिए भी किया जा रहा है, कारण साफ है कि एक तरफ जहां पे एनडीए ने साफ साफ कह दिया है कि हम 45 से अधिक सीटों पर जीत हमारी दर्ज होगी, क्योंकि महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में और 45 की जीत का दम खुद एनडीए ने कहा हुआ है। तो उसी हिसाब से महाविकास आघाड़ी भी चाहती है कि किसी भी तरीके से हम जो सीटों का बंटवारा करें या फिर सीट जो हम टिकट दें किसी को, वह किसी तरीके से जीत कराए ताकि हम कहीं पीछे न रह जाएं। यही वजह है कि इतना चिंतन मंथन किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार मीटिंग चली और मीटिंग के चलने के कारण कुछ फैसले हुए जरूर हैं, लेकिन अब तक नाम सामने नहीं आए हैं। कुछ जगहों पर अंदर से नेताओं को कह दिया गया है कि आप तैयारी रखें अपना नामांकन भरने का। आज भी महाराष्ट्र के चूंकि जो पहले चरण के लिए 5 जगहों पर चुनाव होने वाला है, उन जगहों पर कुछ जगहों पर नामांकन भी किया जाएगा अलग अलग जगहों पर। तो कुछ देर में हो सकता है कि स्थिति साफ हो जाए कि किसी को जो टिकट दिया गया है अलग अलग पार्टियों द्वारा। तो यह लगातार मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति लगातार साफ नहीं है पब्लिक के सामने। अच्छा अभिषेक, इस बीच सीट शेयरिंग की बात क्योंकि चल रही है, क्या कुछ वो फैक्टर है जिसके आधार के ऊपर प्रत्याशियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा या किया गया है? क्योंकि लिस्ट आज जारी होने वाली है। अगर बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि वो सीनियरिटी या एज फैक्टर पर ना जाकर जिताऊ उम्मीदवारों के चेहरे पर जा रही है और जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा बहुत बड़ा है और जैसा कि आप भी कह रहे हैं महाराष्ट्र में 45 सीटों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति विपक्ष के द्वारा बनाई जा रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, जहां तक बात आती, सही कहा आपने कि एज की बात, तमाम बातों को उस पर ध्यान न देकर यह साफ है कि किसी तरीके से चुनाव जीतना चाहिए और यही वजह है महाविकास आघाड़ी भी एनडीए को टक्कर देने के लिए लगातार अपने कमर कसी हुई है। और उन्होंने भी साफ, देखिए दो चीजें हैं इसमें, भी समझना होगा कि महाविकास आघाड़ी को लेकर कई सारे सर्वे कराए गए थे। सर्वे में साफ साफ आया कि महाविकास आघाड़ी की स्थिति महाराष्ट्र में मजबूत दिखाई पड़ रही है और वोट परसेंटेज की बात करें तो महाविकास आघाड़ी को सीटें अधिक मिल सकती हैं, यानी वोट परसेंटेज अधिक है बनस्पति एनडीए के। तो यही कारण है कि एनडीए भी जो आपस में इतना चिंतन मंथन हुआ, आप देखिए कई बार अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे से लेकर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद भी कहीं कहीं सहमति अब तक नहीं बन पाई, यानी लिस्ट बाहर नहीं आई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो हर दल चाह रहा है कि अच्छे से हम लोगों को, उम्मीदवारों को टिकट दें, चुनाव जीत हम। ठीक है अभिषेक, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल आज शिवसेना यूबीटी के द्वारा लिस्ट जारी की जा सकती है। कल मातोश्री में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और संजय राउत मुलाकात करते हैं, प्रत्याशियों के नामों के ऊपर मंथन किया जाता है। ऐसे में आज 15 से 16 उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ में यहां पर शिवसेना यूबीटी सामने आ सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जस्टिस हिमा कोहली ने की आर्बिट्रेशन की हिमायत। आपको बता दें कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को यहां पर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गोवा के एक कार्यक्रम में बोल रही थी जस्टिस हेमा और उनके द्वारा ये तमाम बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जस्टिस हेमा कोहली और उनके द्वारा ये कहा गया कि जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आर्बिट्रेशन की हिमायत और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को सर्वश्रेष्ठ उन्होंने बताया। कई अहम बातें उन्होंने कही। गोवा के एक कार्यक्रम में उनके द्वारा ये सभी बातें कही गई। आगे बढ़ते हुए बात अब यूक्रेन की कर लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन में फंसे बंगाल निवासी ने अपील की है और वीडियो संदेश जारी किया है। 47 साल के उर्जेन तमांग ने धोखे से जाया गया है यूक्रेन। उन्होंने कहा वीडियो संदेश में रूस के खिलाफ में युद्ध में उतारा गया। उन्होंने ये वीडियो में कहा, बीजेपी एमपी राजू बिस्ता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगी है मदद और इस बीच यूक्रेन में बंगाल के निवासी ने अपील यहां पर की है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, भाजपा की लिस्ट में 10 चौंकाने वाले नाम सामने आए। कांग्रेस छोड़कर आए जिंदल को आधे घंटे में टिकट दिया गया। कंगना हिमाचल से पहली महिला बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सामने आई। तो लगातार हम देख रहे हैं 400 पार का नारा बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है और कई सारे कैंडिडेट्स के नाम जो बीजेपी सामने रख रही है वो बेहद शॉकिंग है। कई जगहों से बीजेपी ने अपने पुराने कैंडिडेट्स जो कि 2-2 बार जीत के सामने आए हैं उनका नाम काटा। वहीं कई जगह पर नए उम्मीदवारों के ऊपर भरोसा जताते हुए, युवाओं के ऊपर भरोसा जताते हुए, महिलाओं के
के ऊपर भरोसा जताते हुए बीजेपी नजर आ रही है। फोकस सिर्फ एक है कि जिताऊ उम्मीदवार रहे और 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है उसको पूरा किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। ईडी अफसरों ने केजरीवाल का पुराना फोन मांगा। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें कि ईडी के रिमांड पर हैं। केजरीवाल से जब उनका पुराना फोन मांगा गया तो केजरीवाल ने कहा कि पता नहीं कहां गया पुराना फोन। जेल से ऑर्डर पास करने की जांच भी अभी लगातार जारी है। ऐसे में केजरीवाल लगातार मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो ड्यूटीज हैं वो भी निभानी है। इस्तीफा देने से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने इनकार कर दिया है। ऐसे में लगातार ईडी जांच पड़ताल कर रही है। कहा जा रहा है कि क्योंकि के कविता का नाम भी साउथ ग्रुप से जोड़कर शराब घोटाले में सामने आ रहा है, हो सकता है कि दोनों नेताओं को आमने सामने बिठाकर भी ईडी आने वाले दिनों में केजरीवाल और के कविता के साथ में बातचीत करे, सवाल जवाब करे। सवाल जवाब का सिलसिला लगातार केजरीवाल से जारी है। अफसरों ने पुराना फोन उनसे मांगा है। जब उनसे पुराना फोन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कहां गया पुराना फोन। अब ईडी इस मामले में भी जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली के बाद अब बात तेलंगाना की। तेलंगाना में फोन टैपिंग का पूरा मामला, जिसमें एसआईबी के पूर्व चीफ मुख्य आरोपी सामने आए हैं। अमेरिका में है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। मामले में 3 अधिकारी पहले से गिरफ्तार हैं। अब आगे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। टी प्रभाकर राव ने बताया गया, मुख्य आरोपी उनको बताया गया है। ऐसे में पुलिस अगला कदम क्या कुछ उठाती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखना महत्वपूर्ण। बात अब तेलंगाना के बाद करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है। 22 परिवारों पर पानी मुश्किलों से मिल रहा है। दुरुपयोग का जुर्माना भी लगा है। इस बीच पीने के पानी से कार धोई जा रही थी। आपको बता दें कि फिलहाल वाटर क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है बेंगलुरु में। चाहे वो सिद्धारमैया हो या फिर दूसरे मंत्री नेता हो, सभी इसकी आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में स्विमिंग पूल में पीने का पानी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और ऐसे कई सारे जो रूल्स हैं वो इंपोज किए गए। जुर्माना यहां पर लगाया गया क्योंकि पीने के पानी के साथ में कार धोई जा रही थी। शहर में 500 साल में सबसे बड़ी वाटर क्राइसिस ये कही जा रही है बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हुए बात अब आनंदपुर साहिब की। आनंदपुर साहिब पहुंची निहंग फौजी, रंगों के साथ में होला मोहल्ला उत्सव मनाया। गतके के साथ में घोड़ों पर दिखाया युद्ध कौशल। देश दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे। पंजाब में सिखों की पवित्र धरती आनंदपुर साहिब में शुरू हुए 3 दिन के होला मोहल्ला उत्सव में देश दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचे। इस बीच दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद वर्ष 1757 में होली से अगले दिन से होला मोहल्ला उत्सव मनाने की शुरुआत की थी, जो कि अभी तक मनाया जा रहा है। इसका मकसद मुगलों के खिलाफ में सिख फौज के युद्ध कौशल को परखना और निखारना था। आनंदपुर साहिब में होलगढ़ नामक जगह पर गुरु महाराज ने होला मोहल्ला की शुरुआत की। बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक के खनन कारोबारी की बीजेपी में वापसी हुई है। जनार्दन रेड्डी भाजपा में वापस लौट गए हैं और 2 साल पहले अलग पार्टी उनके द्वारा बनाई गई थी, लेकिन फिर दोबारा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। और गृहमंत्री अमित शाह के साथ में उनकी ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मां की गोद में लौटा हूं। माइनिंग कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने भाजपा की सदस्यता दिलाई और इस बीच वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। केरल में मंदिर के रथ के नीचे आने से बच्ची की मौत हो गई। 5 साल की मासूम की मौत हो गई है। पुलिस ने कहा है कि रथ खींचने के समय ये बड़ा हादसा हुआ और 5 साल की बच्ची की दुखद मौत इस पूरे हादसे में हो गई। केरल के मंदिर में रथ निकाला जा रहा था, रथ यात्रा निकाली जा रही थी। ऐसे में रथ के नीचे आने की वजह से मासूम बच्ची की मौत हो गई। हरियाणा में कांग्रेसी विधायक के बिजली कनेक्शन काटे गए। दरअसल चौकर का 17 लाख का बिल बकाया था। ऐसे में 6 महीने पहले 2.50 लाख भरकर जुड़वाया था। आपको बता दें कि समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह पर कार्रवाई की गई है। बिजली निगम ने कार्रवाई की है। विधायक के बिजली कनेक्शंस को काट दिया गया है और जुर्माना भी यहां पर लगाया गया है, जो जानकारी मिल रही है। बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में विवाद देखने को मिल रहा है। सांगली और भिवंडी सीट पर विवाद है। कांग्रेस की राज्य इकाई हुई है वार्ता से बाहर। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे अब दिल्ली से बातचीत करेंगे। क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है, ये देखना महत्वपूर्ण। अगली खबर का रुख करते हैं। ईडी ने दिनेश भोपटे को समन भेज दिया है। शिवसेना नेता अनिल देसाई के करीबी हैं दिनेश भोपटे और डीए के मामले में भेजा है ये समन ईडी ने। अब ईडी आगे क्या कुछ एक्शन लेती है, कार्रवाई करती है, ये देखना महत्वपूर्ण। और समन के ऊपर क्या वो ईडी के सामने पेश होते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। पकड़े गए 35 सोमालियाई लुटेरों में 8 नाबालिग हैं। मर्चेंट जहाज का अपहरण किया गया था।
पकड़ लिया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था। कोर्ट में इन लुटेरों को पेश किया गया। फिलहाल मुंबई पुलिस इन सभी लुटेरों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है, इसके ऊपर नजरें लगातार भारत 24 की बनी हुई हैं। और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं। कर्नाटक में टीचर ने कार्रवाई मास चीटिंग, और इस बीच एसएसएलसी के एग्जाम के पहले दिन नकल हुई। चीटिंग यहां पर करवाई गई टीचर के द्वारा। राज्य सरकार ने टीचर को सस्पेंड फिलहाल कर दिया है। तो ये चीटिंग का मामला सामने आया है कर्नाटक से, जहां पर टीचर बच्चों को मास चीटिंग कराती हुए नजर आए। और अब आपको बताते हैं कि आज फैक्ट फाइल में क्या कुछ खास है। महान कवयित्री महादेवी वर्मा की आज जयंती है, इसलिए आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च साल 1907 को हुआ था। महादेवी वर्मा को छायावाद युग का महान स्तंभ भी माना जाता है। महादेवी गद्य विद्या की भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थी। हिंदी साहित्य में निराला प्रसाद पंत के साथ में महादेवी का नाम आता है, और इस बीच साहित्य अकादमी फेलोशिप ज्ञानपीठ से सम्मानित उनको किया जा चुका है। पद्म विभूषण से भी सम्मानित महादेवी को किया गया है, और आज उनकी जयंती है, इसलिए फैक्ट फाइल में महादेवी कवयित्री का जिक्र हम कर रहे हैं। और फैक्ट फाइल में एक और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जो कि चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई है। चिपको आंदोलन की वर्षगांठ आज है। आंदोलन की पहली लड़ाई साल 1973 में हुई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई। इसकी शुरुआत स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी साइमंस को पेड़ काटने से रोका गया था। चिपको आंदोलन 50वीं वर्ष में प्रवेश कर गया है। गौरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं ने विरोध किया था, और अलकनंदा घाटी के जंगलों में वो पहुंची। पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने को लेकर विरोध किया, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसको चिपको आंदोलन नाम दिया गया क्योंकि महिलाएं और तमाम जो विरोध करने वाले लोग थे, जब पेड़ काटने के लिए कोई आता था तो वो पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ों को काटने से बचाते थे, ताकि नेचर को, एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। और आज वर्षगांठ है, 50वें वर्ष में यह आंदोलन प्रवेश कर गया है।